आज येऊन त्यांनी दर्शन घेतलेलं आहे आणि आपल्या संवाद साधण्यासाठी या ठिकाणी आलेले. मी आपल्या केंद्राचे धन्यवाद. नासिक के पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारीगण, देखिए आज नासिक में जो प्रेस वार्ता हो रही है, जैसा आपको सबको पता है कि यहाँ जो मुद्दे चल रहे हैं उससे संबंधित विषय रखने के लिए मैं आया हूँ. महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हैं. अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा दो के चुनाव हो रहे हैं. हरियाणा विधानसभा के थोड़े दिन पहले चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी. कुछ राज्यों में उपचुनाव भी अभी निर्धारित था, उनका सबका रिजल्ट अब एक साथ ही आएगा. मुद्दे जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है उसमें गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हम लेकर के चुनाव लड़ते हैं. और जो हमारे विरोधी लोग हैं, विरोधी पार्टी के लोग हैं, विशेष करके कांग्रेस और उनके साथ जुड़े हुए लोग, जुड़े हुए दल, वो जनता में भ्रम फैलाते हैं. जो बात होती नहीं है उसको भी कहने की कोशिश करते हैं, झूठी गारंटियां देते हैं, और फिर जब पूरी नहीं होती है तो उन राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है कई बार. जैसे आपने हिमाचल में देखा कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, तो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम हिमाचल में कांग्रेस रूल्ड स्टेट में देखने को मिली. बिजली की अवस्था, एब अवस्था जिसको हम कहते हैं, कर्नाटका में हुई, जिसके कारण भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा. और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना पड़ा, सबके सामने, कैमरे के सामने कहना पड़ा कि हमें ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिनको हम पूरा नहीं कर सकते. ये जो परिस्थितियां बनी वो इसलिए बनी कि जब से राहुल गांधी जी के पास कांग्रेस की कमान आई है, वो झूठे वादे करने में सबसे आगे चल रहे हैं. मैं राजस्थान से आता हूं, बीकानेर मेरा संसदीय क्षेत्र है राजस्थान में. वहां एक मीटिंग में उन्होंने कहा 2018 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनो, तब तक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ. जनता ने उन पे विश्वास किया, वादा झूठा निकला और वो सत्ता में आ गए. अशोक गहलोत जी सीएम बन गए. 2020-21 आते आते किसान क्रेडिट कार्ड डिस्टर्ब हो गए किसानों के. जब बैंकों ने कहा हम आपका लोन नहीं दे सकते, पता चला क्यों, कि आपका अकाउंट डिस्टर्ब हो गया, आपने पैसे नहीं भरे. बोला हमारे तो संपूर्ण कर्जा माफ का कहा था राहुल गांधी जी ने. उसके बाद हमने कांग्रेस को वोट दिए थे, तो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड कैसे डिस्टर्ब हो गया. जब जमीनें बिकने लगी तब वो चेते.
तब तक 2023 आ गया और जनता ने कांग्रेस को वहां राजस्थान में हरा दिया। इसलिए वो झूठे वादे करके कहीं सत्ता में आ भी जाते हैं तो अगला चुनाव आते हैं तो उनको जनता हरा देती है। और ये अभी का इतिहास नहीं है, इनका झूठे वादे करना, भ्रम फैलाना और ऐसा फेक नैरेटिव गढ़ना, ये हम 52 के चुनाव से भी देख सकते हैं। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा जिससे आपको लगेगा कि 1952 में भी कांग्रेस झूठा एक नैरेटिव क्रिएट कर रही थी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सामने। नॉर्थ बॉम्बे से बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब कैंडिडेट थे। कांग्रेस ने एक कैंडिडेट खड़ा किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय बाबा साहब के खिलाफ चुनाव प्रचार करने आए। जानकारी की तो पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो टेक्सटाइल मिल है उनमें जो लेबर काम करती है वो सब बाबा साहब को वोट दे रही है। बोला इनको चुनाव हराना है, तो एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया जनता के बीच में। उस समय कुछ सीटें ऐसी थी, 52 में भी थी, वो शायद 57 तक रही, जहां एक सीट पे 2 कैंडिडेट खड़े हो सकते थे। एक जनरल कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता था और एक शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता था। तो बाबा साहब शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के नाते खड़े थे और एक डांगे जी जनरल कैंडिडेट के नाते खड़े थे। और कांग्रेस ने ऐसा भ्रम फैलाया कि बाबा साहब को 2 वोट देंगे तो ही बाबा साहब जीतेंगे। पहला चुनाव था, कुछ लोग अनपढ़ थे जो टेक्सटाइल मिलों में काम करने वाले थे, जो वोट देने आए, उन्होंने कहा हमें तो बाबा साहब को वोट देना है। तो क्या वो तो एक दे दिया आपने, एक और देंगे तो जीतेंगे बाबा साहब। वो अलग अलग मत पत्रों में 2 देने थे, लेकिन भ्रम फैला करके कि 2 वोट देंगे तो बाबा साहब जीतेंगे। तो बाबा साहब चुनाव हार गए 14,374 वोटों से, जहां तक मैं जानकारी मुझे है 14,374 वोटों से चुनाव हार गए लोकसभा का 52 का चुनाव। जो बाबा साहब के पक्ष में वोट पड़े और खारिज हो गए वो कितने हैं? 74,333। जीता हुआ चुनाव हरा दिया कांग्रेस ने बाबा साहब को। अब वो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। ऐसी कांग्रेस को तो, और ये कांग्रेस के साथ रहने वाले दलों को तो जनता सबक सिखाएगी ना। ऐसा वो फेक नैरेटिव घटती रहती है। पिछली बार 2024 के अभी चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें कहा संविधान खतरे में, संविधान को लहरा रहे हैं। संविधान को लहराना अपमान है, वो संविधान का अपमान कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वो संसद भवन में जाते हैं तो वो संविधान को नमन करते हैं। दोनों में फर्क है, एक्शन में भी और श्रद्धा और निष्ठा में भी फर्क है। जब राहुल गांधी जी चुनाव जीत करके आए थे, शपथ ले रहे थे, संविधान लहरा रहे थे, हमारी तरफ से पूछा गया कि संविधान में चैप्टर कितने हैं, नहीं बता पाए। संविधान में आर्टिकल कितने हैं, नहीं बताए पाए। तो खाली फेक नैरेटिव घटना। संविधान का सबसे ज्यादा अपमान और दुरुपयोग कभी हुआ तो इमरजेंसी के दौरान हुआ, इंदिरा जी के शासन में हुआ। लेकिन फेक नैरेटिव घटना कि बीजेपी आई तो संविधान में संशोधन कर देगी, संविधान को बदल देगी, संविधान को फाड़ देगी, झूठा प्रचार करना। एक झूठा नैरेटिव वो भी 2024 के चुनाव में, और यहां भी थोड़ा बहुत हरियाणा के चुनाव में भी चलाए उन्होंने, यहां भी चला रहे होंगे कि बीजेपी रिजर्वेशन को समाप्त करेगी। रिजर्वेशन के खिलाफ अगर मैं इतिहास कहूं तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून 1961 को सारे चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन। ये रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी का कौन ऐसा नेता है जिसने ऐसा बयान दिया होगा?
आपका शासन था, आप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंडित नेहरू हैज रिटन ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर्स, आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस रिजर्वेशन सिस्टम। कौन खिलाफ थे भाई? बीजेपी पे झूठा आरोप लगाना। और उसके बाद जब राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष थे, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो लोकसभा में डिस्कशन के लिए आई, उसमें नेता प्रतिपक्ष के नाते राजीव गांधी ने लोकसभा की फ्लोर पे जो भाषण दिया वो 2 घंटे 43 मिनट का है। टोटली अगेंस्ट ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, ओबीसी के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ बोले वो 2 घंटे 43 मिनट। कोई लोकसभा में बोलता है 30 मिनट बोलता है, 40 मिनट बोलता है, कभी कभी घंटा भी हो जाता है, लेकिन रिकॉर्ड है उनका, राजीव गांधी जी का। जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि बीजेपी, अपना रिकॉर्ड देखो भाई पहले, 2 घंटे 43 मिनट लोकसभा की फ्लोर पे बोले हैं, और टोटल ही ओबीसी समाज के रिजर्वेशन जो दिया जा रहा था मंडल कमीशन के द्वारा, उसके खिलाफ बोले। तो कौन है खिलाफ रिजर्वेशन के? इसलिए राहुल गांधी के भी बैकअप माइंड में कभी रिजर्वेशन के खिलाफ का मसला चला हुआ था, क्योंकि वो तो फेक नैरेटिव फैलाना था। इसलिए जब अमेरिका गए अभी जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में, तो वहां बोल दिया अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं रिजर्वेशन को समाप्त करूंगा। तो रिजर्वेशन समाप्त तो तुम करना चाहते हो, आरोप आप बीजेपी पे लगाते हो। ये झूठे नैरेटिव जो दल बीजेपी के खिलाफ घट रहे हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं है, आधारहीन है, जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये 2 ही मुद्दे चुनाव में हैं। जो डेवलपमेंट करता है, गुड गवर्नेंस देता है, भ्रष्टाचार रहित राहत देने का जो काम करता है, वही दल शासन में अधिकतर देश में आ रहा है। हरियाणा में अभी अभी ताजा ही चुनाव हुआ, आपने उसमें रिजल्ट देखे होंगे। हमारे यहाँ नासिक में भी श्रीमती सीमाताई हीरे नासिक पश्चिम से, और श्रीमती प्रोफेसर देवयानी परादे ये नासिक मध्य से, और श्री राहुल ढिकले नासिक जो पूर्व से खड़े हैं। इन तीनों की स्थिति बहुत अच्छी है, मैंने तो जानकारी ली, तीनों चुनाव जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो है, जो गठबंधन है, वो चुनाव जीत रहा है। मैं यही आपको निवेदन करना आया हूं। अब आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। ये 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला आंदोलन था, जिसको अंग्रेजों ने गदर कहा, लेकिन वीर सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी कि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था। अभी अंग्रेज यहां से जाओ। जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो सिस्टम बदला। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो राज का सिस्टम है, सीधा क्राउन के पास गया, किंग के पास। जब गया तो 1858 में एक एक्ट आया कि हम सीधा शासन करेंगे भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। और उसके बाद कोडिफिकेशन करो, ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ, हमें नागरिकों को दंड देना है, इसलिए आप कोडिफिकेशन करो। तो भारतीय दंड संहिता लेके आ गए। तो अंग्रेजों का था क्या, दंड प्रक्रिया संहिता, दंड ही देना था। अब हमें नागरिकों को दंड नहीं देना है, हमें नागरिकों को न्याय देना है। इसलिए मोदी जी भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए, और इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत बदली है। 1 जुलाई 24 से न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो लागू हुआ है, एफएसएल, आपके कई महीनों तक रिपोर्टें नहीं आती थी। हर जिले में होनी चाहिए ना एफएसएल लेबोरेटरी। कैसे होती है? आप कोई आदमी है जो कहता भी मैं ऑनलाइन मेरा गवाही देना चाहता हूं डिजिटल, लेकिन कानून में प्रावधान ही नहीं था।
आपका इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए ना आप, अंग्रेजों के जमाने के नाम उसमें, ये वकील साहब बैठे हैं, श्याम जी पता है, चोरी, प्रीवी काउंसिल, ब्रिटिश गजेट, अभी जरूरत थी क्या उनकी? कोई तो जाएगा ना, रिविजिट करेगा ना सिस्टम में। तो नरेंद्र मोदी जी ने तय किया था कि जो औपनिवेशिक काल के जो कानून बने हुए हैं उनको हम या तो समाप्त करेंगे, या भारतीय दर्शन, भारतीय पद्धति, भारतीय समाज की आवश्यकता के अनुसार, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता के अनुसार हम उसमें चेंजेस करेंगे। इसलिए हम भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए हैं, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आए हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेकर के आए हैं, और बहुत अच्छे चल भी रहे हैं सब जगह। जुडिशियल में यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेंडिंग केसेस बहुत, यानी जो उसका एग्रीमेंट होना चाहिए वो जल्दी से जल्दी निकालने होता, बहुत केसेस पेंडिंग है, इसका कुछ मतलब? ये भी आपका अच्छा सवाल है। जुडिशरी में जो केसेस बढ़ते हैं उसके कई रीजन है वैसे तो, लेकिन हम अभी तेजी से पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि एडीआर एक सिस्टम है, अल्टरनेट डिस्पोजल रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब जैसे कॉमर्शियल कोर्ट, ये पहले इतने स्ट्रांग नहीं थे, अब नॉर्मल जज उसको कॉमर्शियल कोर्ट को ये बार समझता नहीं है। कॉमर्शियल कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा आर्बिट्रेशन सेंटर बहुत अच्छा काम करने लगे, मीडिएशन काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रही है। आज भी मुझे कोई मीडिएशन काउंसिल के लोग मिले जो मामले चलता रहे हैं, लोक अदालत है। तो ये जो हमने अल्टरनेटिव सिस्टम पैदा किया है उससे केसेज में कमी आएगी, और जो न्यू क्रिमिनल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम जो हमने लागू किया है उससे आप देखना कि केसेज में जो डिस्पोजल है उसमें हमने क्या किया है, जिसके कारण आपको देखेंगे क्रांतिकारी कदम है। हमने टाइम फ्रेम कर दिया है कि 3 महीने में ही आपको जांच करनी पड़ेगी, आपको फैसला, कोई भी बड़ा फैसला 7 साल के अंदर अंदर देना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से केसेज में कमी आएगी, जो पेंडिंग केसेज में कमी आएगी और नागरिकों को राहत मिलेगी। कल प्रियंका गांधी शिरडी में थी, उन्होंने कहा भाजपा सरकार जाति न्याय जनगणना क्यों नहीं करेगी? नहीं, मैं कह रहा हूं वो सत्ता में थे ना, उन्होंने क्यों नहीं कराई थी? नहीं, मैं एक अमली से पूछना चाह रहा हूं, वो तो लंबे समय तक सत्ता में थे। 2011 की जनगणना में जातिगत आंकड़े आए थे, प्रकाशित क्यों नहीं किए? मैं उनसे ही पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। 2011 में जातिगत आंकड़े आए थे, आपने प्रकाशित क्यों नहीं किए? आप भी शासन में थे उस समय, और महत्वपूर्ण मेरे ख्याल में रोल था इनका, सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का। जनता जानना चाहती है। स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में विरोधी दल बोल रहे हैं कि भारत रत्न 10 साल से भाजपा सेंट्रल में तो भी क्यों नहीं दे सकी, चुनाव के दरमियान ही सावरकर का नाम लेते, ऐसा आरोप हो रहा है भाजपा पे। देखिए, वीर सावरकर जी का नाम जो सबसे ज्यादा लेते हैं हम ही लेते हैं, इसमें तो कुछ किसी को शक ही नहीं है। पार्लियामेंट में जब हमने उनकी प्रतिमा लगाई तो कांग्रेस ने बाइकाट क्यों किया उस फंक्शन का? साफ जाहिर है कि कांग्रेस वीर सावरकर जी के खिलाफ है। हम उनको सम्मान करते हैं, वैसे भी उनका नाम बहुत बड़ा है, किसी सम्मान, वो बहुत बड़ा सम्मान से भी ऊपर का सम्मान उनको हम दे रहे हैं। और जो भी चीजें आप जो बता रहे हो वो जैसे ही आगे बढ़ेगी चीजें और आगे बढ़ेगी। अभी तो वीर सावरकर जी के बारे में तो हमारा थॉट ये है कि वो तो मेरे ख्याल में इतनी बहुवक्तित्व के धनी थे वीर सावरकर जी, ऐसा कोई व्यक्ति उनके निकट ही नहीं था। इतना उनका कवि हृदय में भी, स्वतंत्रता सेनानी भी, संघर्षशील भी, सामाजिक समरसता के भी। अपने गांव में वहां एक मंदिर बनाते हैं, पतित पावन मंदिर, सामाजिक समरसता के लिए। क्या उनका व्यक्तित्व था। सुप्रीम कोर्ट के जो चंद्रचूड़ न्यायाधीश है कभी कभी वो सत्य के बारे में कुछ नाराजगी व्यक्त करते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। अभी 11 नवंबर को ही तो रिटायर हुए हैं। उन्होंने किस विषय में नाराज की मुझे तो पता नहीं। बहुत अच्छा उनका कार्यकाल, उनके स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे आए, संतुलन बना करके काम किया उन्होंने, ऐसा मैं मानता हूँ।
कोर्ट में जो पेंडेंसी रहती है उसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि लैक ऑफ मैन पावर, बहुत प्रेशर है लोगों के ऊपर काम करने का। एक एक आदमी जो है वो 4 टेबल का काम वहाँ पे कर रहा है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो काफ़ी धीमे गति से चल रहा है, क्योंकि उसमें पूरा इंटरफेयर करे तो बॉम्बे हाई कोर्ट का रहता है। तो ये क्या है और इसमें कुछ सुधारना हो सकती है आगे जाके? देखिए, जुडिशरी में रिक्रूटमेंट, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं या कुछ कॉमन भाषा में लोअर कोर्ट बोलते हैं, लेकिन आजकल उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही बोलते हैं, सारा हाई कोर्ट के पास ही है ना। सरकार से तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी एक स्कीम है CSS, हाई कोर्ट की बिल्डिंग कहाँ बनानी है, अगर चैम्बर बनाने हैं तो उनके लिए हम पैसा देते हैं, कोई वकील हैं तो वकीलों के लिए लॉयर चैम्बर बनने हैं तो उनके लिए हम पैसा देते हैं। हमारी हाँ गति फास्ट हो, जैसे यहाँ बन गया सपोज करो नासिक में, तो यहाँ जो एडवोकेट है वो अपने हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकता है, यहाँ से अपनी रिट दायर कर सकता है, अपने बेल की एप्लीकेशन लगा सकता है। तो ऐसी कुछ सुविधाएं हम देंगे, निश्चित रूप से देंगे। आने वाले समय में जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3 है उसका तो काम ही यही है। केशवानंद भारती का एक केस मिनट, का आप जो तो कुलकर्णी जी पत्रकार नहीं हो ना आप, ये प्रेस है नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम संसदीय बोर्ड कहते हैं। ये हमारी हाईएस्ट बॉडी है, और हाईएस्ट बॉडी जो संसदीय बोर्ड है ये चुनाव के बाद तय करेंगे सीएम कौन होगा। क्या दिक्कत है इसमें? हमें तो कोई दिक्कत आती नहीं। कई जगह हम चुनाव से पहले तय कर लेते हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कई जगह हम चुनाव होने के बाद तय करते हैं। संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि चुनाव से पहले कोई नेतृत्व तय करना है या चुनाव के बाद तय करना है। ये संसदीय बोर्ड का काम है, मेरा काम नहीं है। न्यायाधीश है वो राजकीय दृष्टया सक्रिय होते हैं। न्यायाधीश राजकीय दृष्टया सक्रिय होते हैं, राजकारण में, राजनीति में आते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? न्यायपालिका के लोग सीधा राजनीति में आकर चुनाव लड़ते हैं, इससे अपवाद स्वरूप ही होता होगा ना कहीं। आप ये अभी आ रहे, ऐसा नहीं है कांग्रेस के जमाने से, अपवाद स्वरूप है, वो भी अपवाद स्वरूप का विषय है। लेकिन वो तो रिटायरमेंट के बाद की बात है ना, या कोई इस्तीफा देकर कहता होगा, तो बैन तो है नहीं ये विषय। अब जैसे IAS भी कोई इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ता है, कई बार IPS भी लड़ता है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें मिलेंगी? हम मजबूत बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू।